26/11 का वो दिन देश की बम्बई में दहल उठा था। 10 आतंकवादियों ने बम्बई के होटलों को घेर लिया था। उसमें कई जवान शहीद हो गए थे और कई आम लोग भी मारे गए थे। मोर्चा संभाला था एनएसजी के कमांडो ने। उसका हिस्सा बने थे कमांडो सुरेंद्र सिंह। आज वो 26/11 के 14वीं वर्ष की बरसी पर अपनी आप बीती बता रहे हैं। उन्होंने कैसे 2 आतंकवादियों को मारकर ढेर कर दिया था, कैसे उन्होंने कई लोगों की जान बचाई थी होटल के अंदर। अपनी आप बीती बता रहे हैं और आज उनकी आंखों के सामने सारा मंजर घूमता है जब 26/11 की बात होती है। कमांडो सुरेंद्र सिंह होनहार और जवान थे। मिनटों की सेकंडों में वो आतंकवादियों को मारने में सक्षम रहते थे। पलक झपकते ही आतंकवादियों पर हमला कर देते थे और ऐसे ही हुआ। सेकंड के सामने यहाँ मौत थी और सामने था मंजर, लेकिन हौसले और देश का लोगों के आशीर्वाद सुरेंद्र कमांडो पर बना रहा। इसीलिए उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर 2 आतंकवादियों को मारकर ढेर कर दिया और कई लोगों की जान बचाई। सुरेंद्र कमांडो खुद बताते हैं कि उन्होंने कैसे एक एक व्यक्ति को बाहर निकाला और कैसे उन्होंने अंदर जाकर मंजर देखा, क्योंकि मीडिया तो लोग सरकार के माध्यम से जो रिपोर्ट मिल रही थी वही बताया जा रहा था, लेकिन अंदर का मंजर तो कमांडो सुरेंद्र सिंह ने देखा है। एक कहानी के रूप में 26/11 अब यहाँ इतिहास बनकर रह गया है। जब जब 26/11 की बात याद आती है तो सुरेंद्र कमांडो जैसे जवानों की याद भी आती है। कैसे देश के जवान शहीद हो गए थे 26/11 में देश के लिए और घायल हो गए कमांडो सुरेंद्र सिंह। आप बीती बता रहे हैं 26/11 की घटना। जब 26/11 का हमला हुआ, वो एक ऐसा हमला था, पूरी दुनिया में ऐसा हमला कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। जिस तरह से उसमें कई हजारों लोग वहाँ हमारे फंसे हुए थे और तब वो हमला हुआ, शाम का टाइम था। उन आतंकवादियों ने आए और जो ना ताज होटल, ओबराय होटल, नरीमन हाउस, रेलवे स्टेशन और कई जगह पे जो ना अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें निर्दोष लोगों को उन्होंने 166 निर्दोष लोगों को जो है ना मौत के घाट उतारा। सुरक्षा के जो हमारे लोग थे, 2 एनएसजी के कमांडो और 16 पुलिसकर्मी जो है ना उस हमले में शहीद हुए। उसके साथ साथ जो है ना जब ये टीवी के ऊपर शुरुआती दौर में जब चला तो एनएसजी के अंदर जो है ना हमेशा रेडी रहती है एनएसजी। तो टीवी के अंदर जब चलने लगा तो उस हमले से ही, शुरुआती दौर से ही हम लोगों को ये लग रहा था कि इसमें हो सकता है कि एनएसजी को जाना पड़े। 9:30-10 बजे के आसपास जो है ये हमला हुआ था। उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है ना एनएसजी, जब ऐसा हमला होता तो वैसे भी अलर्ट रहते हैं कुछ सेक्शन, तो अलर्ट जो है ना हमारा स्क्वाड्रन अलर्ट था, तो एकदम आदेश जारी हुआ भारत सरकार की तरफ से, उच्च अधिकारियों की तरफ से कि भाई रेडी, और जो है ना ऐसे ऐसे हमला हुआ है। तो हमला तो टीवी में सब लोग देख ही रहे थे। हम लोग बैरक में जो है ना टीवी लगे रहते हैं, तो हम लोग जब सभी लोग जाने लगे तो उसमें तैयारी के साथ गए। उसके बाद वहाँ से एयरपोर्ट तक आने में लगभग 20-25 मिनट का जो समय लगता है वही समय लगता है, क्योंकि अब आजकल तो एनएसजी एयरपोर्ट के साथ ही रहने लगी है। जो अलर्ट स्क्वाड्रन होता है वो एयरपोर्ट पे ही रहता है, उस समय नहीं रहता था। तो रूट जो है ना मानेसर से लेकर दिल्ली तक 20-25 मिनट में पहुँच जाते थे, रूट लग जाता। फटाफट यहाँ आके पहुँचे। एयरपोर्ट पर आने के बाद जो है ना रक्षा मंत्री जी उस समय होते थे, जो है ना शिवराज पाटिल जी, वो गृह मंत्री होते थे। गृह मंत्री जी का हुआ आदेश, भाई गृह मंत्री जी जो ना एनएसजी के कमांडो को मोटिवेशन करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो गृह मंत्री जी आए, उन्होंने यहाँ अपना समय लगाया। फिर उसके बाद वो कहने लगे नहीं मैं भी एनएसजी के साथ जाऊँगा। उन्होंने वापस घर गए, ड्रेस बदल करके लेके आए। करीब 2-2.5-3 घंटे उन्होंने ख़राब कर दिए यहाँ पे। उसके बाद आने के बाद में फिर जो ना
उस जहाज़ में जिसमें हम एयरफोर्स के आईएल के अंदर बैठे हुए थे, उसमें कोई मतलब तकनीकी ख़राबी है, तकनीकी ख़राबी की वजह से नहीं जाएगा। फिर दूसरा जहाज़ चंडीगढ़ से आया, उसमें फिर हमने रात भर सामान लोड किया और रातों रात जो है ना एनएसजी जो है ना अपने समय के अनुसार भागम भाग वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद हम लोगों को हेलीकॉप्टरों से जो है ना वहाँ पे ड्रॉप कर दिया गया, जहाँ जहाँ जिनको उतारना था, जिस जिस टीम को जहाँ भेजना था। डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से ड्रॉप करने का था, जिसमें नरीमन हाउस में डायरेक्ट जो है ना हेलीकॉप्टर से ड्रॉप हुए कमांडो वहाँ पे। तो हर जो कोई हीट में जो बंदा होता है, पहले आगे पीछे वहाँ कुछ नहीं है, सब एक जैसे हैं। सारे जो एनएसजी कमांडो होते हैं वो सब बहादुर हैं और हर फोर्स का आदमी बहादुर है, पर समय की हिसाब से काम करने की हर आदमी की मादा है। एक पुलिस के सिपाही की अपनी एक उम्दा उसकी ट्रेनिंग, उसका इंडोरेंस, उसकी जो है एक फौज के सिपाही की अलग पावर है, अलग उसको ट्रेनिंग है। एनएसजी कमांडो को एक अलग ट्रेनिंग दी जाती है। तो वो अपने अपने तरीके से, क्योंकि वहाँ पुलिस वहाँ घबराई हुई थी, फोर्स सब घबराई हुई थी, पूरा तमाम देश वहाँ भी घबराया हुआ था, क्या पूरा होगा। देश, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पूरा देश घबराया हुआ था। मुंबई शहर पूरा सदमे में था, अब क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से वो हमला हुआ उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। जी, जब आप वहाँ पे मोर्चा आपने संभाला सुरेंद्र जी, मंजर कैसा था? क्योंकि हम तो सभी कैमरे देख रहे थे, जो हमें रिपोर्ट मिल रही थी सरकार की तरफ से वो हम जनता तक पहुँचा रहे थे, लेकिन आतंकवादी आपकी आंखों के सामने और आपकी गोली उसके सामने, उसकी गोली आपके सामने, वो मंजर कैसा था सर? जब लगातार ताज होटल के अंदर हम लोग वहाँ ड्रॉप हुए और उसके बाद वो ऑपरेशन चालू हुआ, जिस तरीके से गेहूं के खेत में किसान जो है ना भूसा पूली काट के डाल देता, इस तरह से ताज होटल के अंदर लाशों का अंबार लगा हुआ था। नॉर्मल आदमी कमज़ोर दिल का देख नहीं सकता था और खून जगह जगह बुरी तरह खून बह रहा था और मतलब बहुत सारे लोग उसमें फंसे हुए थे। तो हमने सबसे पहले जो है ना लोगों को बचाना हमारा सबसे पहला प्राइमरी टास्क होता है कि आदमी कोई नहीं बनना चाहिए। मिलिटेंट को तो हम उसके बाद मार देंगे। तो उसमें हमने लोगों को रेस्क्यू करना शुरू किया, बाहर निकालना शुरू किया। तो हमारी टीम ने लगभग 627 आदमी को जो है ना हमने ताज होटल से रेस्क्यू किया। और जब हमने पहले न्यूट्रंट ताज जो 22-23 मंजिल का उसको क्लियर किया, ऊपर से हमने लोगों को निकालना शुरू किया। फिर उसके बाद में हम ओल्ड ताज के अंदर आ गए। तो मिलिटेंट हमारे आगे आगे भागते रहे, हम पे फायरिंग करके, गोली चला के, आग लगा के लगातार चलते रहे। तो हमने पहले 7वीं मंजिल क्लियर किया, 6ठी 5वीं, इस तरीके से जो ना ऊपर से टॉप टू बॉटम नीचे इस तरीके से ऑपरेशन करती है ना। तो जब करते रहे तो उसके बाद जो है ना 4थी मंजिल में जो है ना उससे पहले जो है उससे पहले एक कॉल आया, भाई जो है ना यहाँ हम को लोगों ने घेर रखा। पाकिस्तान से वो कॉल था, एक महिला ने बात किया, तो बाहर जो अधिकारियों के पास फ़ोन नंबर थे और उन्होंने रूम नंबर बताया और रोने लगी, फ़ोन काट दिया। तो उसके बाद हमको अंदर आदेश दिया उन्होंने कैसे ऐसे रूम में। तो मेजर उन्नी कृष्ण साहब जो है ना हमारे टीम कप्तान थे और जो है ना पूरी टीम जो है ना हमारी काम कर रही थी। तब जब हम गए तो ताज होटल का जो पुराने ताज का जो मेन गेट है वहाँ पे ऐसे राउंड में सीढ़ियाँ चढ़ी हुई हैं। सामने पुराने ताज के इनके टाटा के किसी बड़े का स्टैचू लगा हुआ है। तो जब उन सीढ़ियों में जब बीच में जाने लगे, चढ़ने लगे, तो वहाँ पे अम्बुश लगा रखा था आतंकवादियों ने। उन्होंने चारों तरफ से फायरिंग अचानक शुरू कर दिया वहाँ पे। उस फायरिंग में सबसे पहले सुनील जोधा आगे चला हुआ था। सुनील जोधा को 6-7 गोलियां लगी और वो सीढ़ियों में जैसे गिरा। फिर सुनील यादव था दूसरे नंबर पर लड़का, उसके हिप में जैसे घुमा, हिप में 2 गोलियां लगी। और तीसरे नंबर पर संदीप उन्नीकृष्ण था। तो वो गेट से गोली नहीं आ रही थी, वो उसने जंप करके आगे घुसा। वो तो जैसे वो आगे घुसा तो वहीं मिलिटेंट के साथ उसकी मुठभेड़ हुई और ऑन द सपोर्ट जो है ना मेजर उन्नीकृष्ण साहब को वहाँ पे दुश्मन से लड़ते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुए, शहीद हुए। और उसके बाद राजवीर लांबा फायर चंद ये था, तो वहाँ हमारी बड़ी कैजुअलिटी हमको एनएसजी को वहाँ पर उठानी पड़ी। तुरंत हमने अपने लोगों को रेस्क्यू किया और उनको हॉस्पिटल भेजा। तब वो मिलिटेंट वहाँ से तब तक जगह छोड़ चुके थे आतंकवादी। उसके बाद हाँ हमको 8 घंटे बाद ये पता चला कि मेजर उन्नीकृष्ण साहब शहीद हो गए, क्योंकि उनकी बॉडी को उन्होंने ऐसे लपेट के कारपेट में और साइड में उसको सोफे के पीछे सेट करके आतंकवादी निकल गए। और उसी बीच में उनका वेपन वगैरह जो ना उनके हाथ और रेडियो सेट को लेके निकल गए वो। तो रेडियो सेट पर जो भी कॉल हो रही थी तो वो सुन रहे थे, टीवी में देख रहे थे। तो उससे हमको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। जहाँ हम जा रहे थे आगे से आगे हम लोगों को फायरिंग। तो काफ़ी समय के बाद जो है ना मैं खुद जो है ना सेक्शन कोर्स क्वालिफाइड आदमी हूँ। मैंने सेक्शन कोर्स
सेक्शन कमांडर कोर्स किया हुआ, जो वेपन एंड टैक्टिक्स का जो है ना PhD माना जाता है, और स्नाइपर कोर्स किया हुआ, काफ़ी कोर्स किया। तो जो हमारी टीम थी, हम जो बचे हुए जो टीम के अंदर बंदे थे, तो हमने निर्णय लिया, हमारे साथ फारचंद साहब थे। अब उन्होंने अभी जो है ना कमांडो सुरेंद्र सिंह जो है इनकी सलाह से जो है ना काम लेते हैं जो है ना। और उस तरीके से फिर मैंने बताया कि भाई अभी जो है ना कहीं से कुछ न कुछ मामला ऐसा है कि जो हम जाने से पहले सिक्योरिटी लीक हो रही, तो हम जो रेडियो शॉट पर आदेश आ रहे हैं उसको थोड़ा हम डिले करें, ठीक है, अपने तरीके से हम लड़ाई लड़ेंगे। तो फिर हमने उसके बाद ऊपर से फिर सर्वे किया, लोगों को निकालते रहे, और लोग घबराए हुए थे, दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे, तोड़ के दरवाज़ा निकालना पड़ता था, बड़ी दिक्कत का सामना वो करना तो पड़ा जाहिर सी था। बात है, जब फंस रहा है तो वो हो सकता है कि बिल्कुल आतंकवादी ना हमारे पास आ रहे हो, इस तरीके से भी तो डर रहे थे ना जी। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर हम करते रहे। तो फिर हम चौथी मंजिल में जब आए, तो वहाँ जो ना चौथी मंजिल के अंदर हमारा आमने आतंकवादियों सामने। के सामने आमना सामना हुआ, क्योंकि वो भागने की गुंजाइश नहीं बची वहाँ पे। वहाँ उसका वो रसोई घर वगैरह था उसमें। तो उस रसोई घर के अंदर हमने एक मिलिटेंट को मार गिराया। जो मिलिटेंट आप लोगों ने देखा वो खिड़की से जो ना कूदने की कोशिश करी उसने, मर्द हालत में जो ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ह्यूमन्स राइट की होती है, हम लोगों के ऊपर बहुत वो ह्यूमन्स का वो होता है, एक सैनिक के ऊपर दबाव होता है, आतंकवादियों के लिए कोई मानव अधिकार मायने नहीं रखता है। हमने उसको मारा, जितना हमारे अंदर गुस्सा था, जितना हमारे दिल के अंदर जो भड़ास थी, हमने वो निकाला और उनको डायरेक्ट जो है ना वो खिड़की से बाहर। उसके बाद जो है ना मिलिटेंट वहाँ से भागे, उन्होंने जगह छोड़नी थी, आग जला के एक जगह से दूसरी जगह निकल रहे थे। उसके बाद हम चलते रहे, निकालते रहे। तो ये करते करते 28 तारीख की जो है ना रात का बात है, रात को करीब 11 बजे के आसपास जो है हमारे साथ में 11 साढ़े 11 के आसपास जो है ना आतंकवादियों के साथ में तीसरी मंजिल में जब हम कर रहे थे, वहाँ हल्की सी हमारा मुठभेड़ हुई, पर वो निकल गए वहाँ से। नीचे अब ऊपर से हम बंद करते आ रहे हैं, नीचे नीचे तो धीरे धीरे तो आना था ना, बेस में आना था, बेस से नीचे तो ज़मीन खोद के तो घुसना नहीं था उनको। फिर वो सेकंड फ्लोर पर आए, तो काफ़ी जो ना मेरे साथी जूनियर थे, सीनियर थे, तो सर्च जो ना एक गाइड चलता आगे एक पीछे पीछे। तो काफ़ी देर से मैं पीछे था, मुझे बीच में ले रखा था जी, कमांडर कर रखा था। फिर मैं बोला नहीं मैं सर्च करूँगा अभी आगे, को मुझे कहने लगे नहीं नहीं आप नहीं रहने दो, नहीं मैं भी करता हूँ। तो मैंने 2-3 कमरे जैसे सर्च किए जैसे, तो अचानक एक कमरा हल्का सा गेट हिला। जब ऐसी हालात में जहाँ पे कोई दरवाज़ा वरवाज़ा खोलने से नहीं खोल रहा, और अचानक कोई गेट खुल रहा था, अपने आप ही एकदम एक्टिव होता था, पूरी टीम एकदम एक्टिव। तो वहाँ बरांडा था, तो बरांडे में मेरे पास में पोजीशन लेने के लिए, छुपाव के लिए कोई जगह नहीं थी। एकदम आतंकवादी ने मुझके ऊपर ग्रेनेड फेंका वहाँ पे। तो मैंने सेकंड फ्लोर से नीचे जंप ले दिया। मैं जंप लिया तो मैं नीचे गिरा। ताज के बीच में जो ना स्विमिंग पूल है, और वहाँ कच्चा में ऊपर से नीचे मेरी वो MP5 की सीलिंग उसमें वो ठुठी थी, उसमें बारजे की उसमें अटकी, थोड़ा यहाँ झटका लगा, ये कंधा निकल गया था, और नीचे हैज पर गिरा। हैज पर गिरने के बाद में जो है मैं तुरंत जो है एकदम नीचे मैंने पोजीशन लिया। नीचे पोजीशन लेने के मैंने घुसा, तो मैंने नीचे जहाँ मैं घुसा वहाँ पे वो बार था, उसका करीब 10 फीट रास्ता जाने के बाद पूरा बार था। तो हमारे हथियार में लाइट भी होती है, मैंने लाइट जला के देखा तो कुर्सियाँ इधर उधर पड़ी हैं, आदमी पड़े हैं, लाश पड़ी हैं उधर ऑलरेडी। तो पीछे गेट था जो स्टोर का, मैंने सोचा स्टोर तक देख ले, तो फिर पीछे पोजीशन लेता हूँ। मैं स्टोर तक जब गया, उस 30-35 सेकंड के अंदर मेरे मन में ऐसा भाव आया, क्योंकि जो ट्रुप से पिछड़ जाता तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता संघर्ष करना कहीं न कहीं। तो कुछ समय के लिए मेरे मन के अंदर भाव आए, और फिर मैंने पीछे जैसे मैं गया, जैसे पीछे जाना, तो वहीं गेट के साथ में सीढ़ियाँ बनी हुई थी ऊपर गोल, और उसके नीचे बार का वो बार दारू रखने वाला होता, बार रखा हुआ था। और जैसे मैं उन 30-35-40 सेकंड के अंदर वहाँ पहुँचा, तब तक क्योंकि NSG ऑफेंसिव लड़ाई लड़ती है, जैसे उन्होंने मुझ पर ग्रेनेड मारा, मैं जंप किया, तो मेरे बाकी पीछे वाले बंदे थे, उन्होंने वहीं अटेम्प्ट किया उसी 5-10 सेकंड के अंदर एकदम से, जहाँ से ग्रेनेड मारा था। तो उन्होंने जब मारा तो वो सीढ़ियों से गड़बड़ उतरना शुरू कर, बड़बड़ आवाज़ जो ना फायरिंग। तो मैंने उन सीढ़ियों के अंदर फायरिंग शुरू कर दिया, वहाँ पोजीशन ले लिया। अब गेट तो वहाँ है, मैं आ नहीं सकता। तो एक मिलिटेंट को हमने सीढ़ियों में मार दिया, ऊपर ही मार दिया हमारे बंद को, ये खत्म। जो 2 मिलिटेंट डायरेक्ट जंप कर गए। ये जब आप आमने सामने हो रहे थे आतंकवादियों के, एक दिमाग में ये था कि लोगों को भी बचाना है, दूसरा ये कि सामने वाले को नहीं छोड़ना है।
तब ये जो घायल वाली स्थिति है, दिमाग में क्या चल रहा था कि अब नहीं हो, मैं तो गया, या ऐसा ये था कि जब तक आखिरी सांस है, जब तक देश को लिए कुछ भले ही बलिदान हो जाए? नहीं, एनएसजी के अंदर जो बंदा होता है वो बहुत ही जो है हाई मोटिवेट होता है, उसके बराबर कोई हिंदुस्तान के अंदर मोटिवेटेड आदमी होता ही नहीं है। नॉर्मल जो फौज में से छटे हुए बंदे और उनको ट्रेनिंग दे दे के उनको हीरा बना देते हैं, मतलब इतना फायरिंग करा देते हैं, कंडीशनिंग इतनी कर देते हैं, आंख बांध के भी जहाँ फायरिंग करेगा तो वो उसका मुकाबला नहीं, उसको खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस होता। मुझ पे अपने आप पे बहुत कॉन्फिडेंस था। जब मैंने ऐसे मैं जब वेपन एंड टैक्टिक्स का पीएचडी हूँ, उसके बाद मैंने इतनी ट्रेनिंग हासिल की है और दुनिया भर की मुठभेड़ों में रहा हूँ। मैं जम्मू कश्मीर में कारगिल की लड़ाई के अंदर मैं था, यूएनओ के अंदर नॉर्थ नाइट फिनाले के नाम फाइनल के नाम से एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया हमने, वहाँ 2000 मिलिटेंट मारे वहाँ पे कांगो के अंदर। तो बड़ी बड़ी लड़ाइयों के अंदर जब आदमी रह लेता है तो उसका दिल वैसे खुला रहता है, और 3 दिन से वहाँ पर लड़ रहे थे तो हमको तो विश्वास था, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था। आज भी इतना कॉन्फिडेंस है जब मेरे हाथ में हथियार है और वर्ल्ड का माना हुआ हथियार मेरे पास है, छठे हुए हथियार होते हैं हमारे पास, तो फिर मेरे को कैसे मार देगा वो? तो सुरेंद्र जी, ये जो मंजर था, ये जो देख रहे थे, क्योंकि कमांडो से ऊपर तो मुझे लगता है कि कोई भी सुरक्षा एजेंसी ऐसे नहीं है जो उनसे ऊपर भी कोई आ जाए, लेकिन जब भरोसा जनता ने, देश की जनता ने कमांडो पे भरोसा किया कि अब हम देश में सुरक्षित हैं, जो फंसे हुए लोग हैं उनको लगा कि अब कमांडो आ गए तो हम आराम से अपने घर निकल जाएंगे, अपने परिवार से मिलेंगे, लेकिन आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब आतंकवादियों के सामने आमना सामना हो रहा था? जब हम गए तो वहाँ जो लोगों के भाव हमने देखे, दिखाई दे रहे थे बाहर खिड़कियों से, कमांडो को देख कर जैसे चेहरा लोगों का, हाय अभी जो ना। और दूसरा, एनएसजी से ऊपर तो हिंदुस्तान में तो कुछ है नहीं, वर्ल्ड के अंदर मैं कहूँगा वर्ल्ड की जो एजेंसियाँ टॉप मोस्ट कमांडो है उनमें से एनएसजी आती है, भारत की। बिल्कुल बिल्कुल। और एनएसजी का कमांडो उन्होंने दुनिया भर के कितने ऑपरेशन किए ऐसे ऐसे। तो जो ना हिंदुस्तान का तो एक छोटा सा सिपाही मोर्चे के ऊपर डट जाता है, वही बहुत भारी हो जाता है, एनएसजी का कमांडो का तो मुकाबला ही नहीं। तो वो आतंकवादी खुद में इतने घबराए हुए थे कि वो टिक नहीं पा रहे थे, क्योंकि जब वो आतंकवादी यूं से और एजेंसियां लड़ने गई, भिड़ने गई, या कि नेवी की मार्कोस गई, उनको उन्होंने वापस खदेड़ दिया, पुलिस ने लड़ने से मना कर दिया, फौज ने अपना बता दिया कि हम नहीं लड़ सकते हैं। तो आतंकवादी जो थे वो इतने हल्के नहीं थे, उनको भी ऐसी ट्रेनिंग दी गई थी। पर जब एनएसजी के कमांडो वहां पर पहुंच गए तो उनके ऊपर अपने आप भारी हो गए ना। बड़े ग्रुप में हम नहीं लड़ते, 5-5 आदमी की हमारी हिट होती है। जब आपके मन में चल रहा था कि जब आमने सामने हो रहा था, तब आपके हाथ में एक पिन वाला बम जो बोलते हैं वो था, लास्ट में आप मोमेंट में वो बोल दिया था आपने। उस वहां जब मैं उनके साथ फंसा तो ऊपर से 2 आतंकवादी बार के पीछे उन्होंने पोजीशन लिया, तो वहां 1.5 घंटा तक मेरी और उनकी मुठभेड़ चलती, फायरिंग चलती रही। अब गोली तो धीरे धीरे करके कम होनी है। मेरे पास जितने ग्रेनेड थे, मेरे पास 2 ग्रेनेड थे, तो मैंने एक ग्रेनेड 36 उनके ऊपर फेंक दिया था, कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि पोजीशन थी, उनके ऊपर सीढ़ियां थी और नीचे उन्होंने पोजीशन ले रखा था, और इधर मैंने गेट के पीछे मैंने पोजीशन ले रखा था, डायरेक्ट किसी को गोली लगने का गुंजाइश ही नहीं थी। और स्टैंड ग्रेनेड थे वो भी मैंने उनके ऊपर फेंक दिए थे। उसी बीच में जो बाहर खिड़की से जैसे हमारी फायरिंग हो रही थी, तो किसी पुलिस वाले साथी ने जो है ना टीयर गैस का जो है ना वो गोला उसमें से मार दिया था, खिड़की शीशा तोड़ के। तो उसमें धुआं भी बहुत ज़्यादा हो गया था, गला भी घुस रहा था, खांसी आ रही थी, छींक आ रही थी, नाक से पानी, आँख से पानी। फिर मैंने बाहर मैसेज भी करवाया, मेरे पास जो है ना रेडियो सेट भी था, मेरे पास मोबाइल नंबर भी था मुंबई का ही, तो मैंने वहाँ बताया कैसे ऐसे। तो फिर बाहर हमारे कमांडर बताया कोई भी पुलिस का आदमी फायरिंग कोई नहीं करेगा, फायरिंग जो अंदर है वो अपने आप करते रहेंगे। तो उसके बाद जब 1.5 घंटा तक मेरी उनकी फायरिंग चल रही थी, धीरे धीरे गोलियां तो कम होती जा रही थी। तो मैंने उसमें सोचा कि भाई जो है, अगर ये आतंकवादी, जब मैंने उनको बता दिया मेरे अधिकारियों को, तो मेरे अधिकारियों ने गेट जो था, गेट के बीचों बीच गोलियां चलाना शुरू कर दिया। इधर से अगर आतंकवादी इधर जाएंगे तो हमारी गोलियों का शिकार बन जाएंगे। तो मैंने जब सोचा कि भाई एक जो ना ग्रेनेड मैं साथ में रख लिया, पिन वाला अपना 36, अगर आतंकवादी मुझ पर अटैक करेंगे आके, तो मैं ग्रेनेड की पिन निकाल दूंगा और मैं खुद भी जो है ना अपने आप को जो है ना न्यौछावर कर दूंगा देश के ऊपर। और हो सकता है मुझे बचा भी लें मेरे आदमी, मैं ग्रेनेड लास्ट टाइम खोलूंगा तो मैं हो सकता बच जाऊँ, वो गिरेंगे तो मैं आड़ भी ले सकता हूँ। पर ग्रेनेड का क्या ना 8 मीटर चारों तरफ किलिंग एरिया होता है, तो बचना मुश्किल हो जाता है, बच नहीं सकता आदमी। तो यहाँ तक मैंने सोच लिया था। पर उसी ड्यूरेशन में पीछे बाहर से मेरे अधिकारी और जो मेरे साथी थे वो मुझे मोटिवेट कर रहे थे उसमें जी। तो आपने कितने आतंकवादियों को मारा है? तो मैंने 2 आतंकवादियों को मारा। उसके बाद मुझे बाहर निकाला, मुझे मोटिवेट किया हमारे आईजी साहब थे, गुप्ता साहब जो आईजी ऑपरेशन, उन्होंने मोटिवेट किया कि आप
जो है ना ग्रेनेडर के सिपाही हो। मैं ग्रेनेडर रेजिमेंट से मेरा ताल्लुक़ रखता हूँ, और जो है ना ग्रेनेडर तो बड़ी बहादुरी रेजिमेंट के आदमी हो, और जो है ना वैसे भी आप जाट हो, जो है ना जाटों ने तो लोहे के चने चमा दिए, तो मोटिवेट करने के लिए। उसके बाद मुझे कहा कि आपको दोबारा अंदर घुसना पड़ेगा। मेरी जगह पे अच्छा, दो फिर जवान दोबारा हाँ, क्योंकि दूसरी हीट से दूसरा बंदा अगर घुसेगा तो उसको पता नहीं है वो आतंकवादी ने क्या पोजीशन ले रखी है, क्या सिचुएशन अंदर। दोबारा एक हीट तैयार की गई, दोनों तरफ से बरांडा बंद कर दिया गया, ऐसा ना हो हमारी हीट को भी नुकसान करके आतंकवादी भाग जाए। तो बंद करने के बाद जब बताया तो मुझे मेरे पास 2 ग्रेनेड दिए, स्टैंड ग्रेनेड। अब ये 2 ग्रेनेड फेंकने के बाद में तब एंट्री करनी है, क्योंकि हम जब ग्रेनेड फेंकेंगे तो आतंकवादियों की गर्दन नीचे झुक जाएगी। और ऊपर वाले साथियों को बताया कि जब सुरेंद्र ग्रेनेड फेंकेगा, सुरेंद्र सिंह के बाद ऊपर से आप 2 ग्रेनेड फेंकोगे एक साथ। जब दोनों आपके ग्रेनेड फेंकेंगे फिर सुरेंद्र चौथा ग्रेनेड फेंकेगा, और उसके बाद हीट एंट्री करेगी। तो मैंने वो पहला ग्रेनेड फेंका, उन्होंने 2 फेंके, 2 फेंकने के बाद मैंने वो चौथा ग्रेनेड फेंका, और वो ग्रेनेड के साथ साथ सेकंड जो मेरी हीट थी वो तो वहीं खड़ी रहेगी। वो मैंने 10 मीटर का 10 फीट का आसपास का वो रास्ता, और 10 फीट अंदर वो होंगे, सेकंडों में एकदम चीते की तरह जो था उनके वहाँ जंप करके वहाँ पे और उस बार के ऊपर चढ़ के, और मैंने पूरा जो है ना MP5 में मेरी में 30 गोलियां थी, पूरी नहीं करते, आखिरी खत्म होने के बाद ही बंद किया। अब जब वो गोली खत्म होने के बाद भी, उससे पहले भी मैं उनके साथ रहा, जब भी वो सारे हम सिलेंडर होंगे, हमें ये कर लो वो कर लो जो भी, पर उन चीज़ों को हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये एक को सिलेंडर किया पकड़ के, क्या किया 54 लाख रुपए सरकार ने उसके ऊपर खर्चे। तो उनको दोनों को मारने के बाद भी मैंने जंप करके उनके पीछे, जैसे ऐसी पोजीशन थी उनकी आगे की तरफ दोनों की, जिस तरफ वो गेट की तरफ हमारी तरफ फायरिंग करे, उनके पीछे जंप करके, और उनकी दोनों की जो ना इसने उसको भय लगाओ या बहादुरी, उनकी दोनों की मैंने गर्दन दबा ऐसे गर्दन दबोच के, क्योंकि आप कितनी गोली मार दो आदमी एकदम नहीं मरता है। अगर इसमें थोड़ी भी गुंजाइश हुई तो ये ग्रेनेड निकाल लेते, वो क्या ग्रेनेड की पिन निकाल देंगे तो मुझे भी मार देंगे, और ग्रेनेड की पिन निकाले हो उसका फायरिंग कर देंगे। और तो उस वैसे तो हमारे पास एक चाकू होता है डैगर, मैं उसको चाकू अपना निकाला यहाँ से, और ऐसे पकड़े पकड़े ऐसे 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 दोनों को उनको काफ़ी वार किए। तो उसमें मैं भी काफ़ी जख्मी हो रखा था, मुझे भी पैरों में पूरा स्प्लेंडर लगे हुए हैं, पूरा खून हो रखा था। काफ़ी करने के बाद फिर जो है ना वो मेरी टीम, जब वो फायरिंग बंद होगी, वो चक्कू वाली कार्रवाई, तो उस 5-7 सेकंड के अंदर ये सारा वाक़या मतलब ये 5-7 सेकंड का सेकंड का खेल था, ये इतना ही खेल होता। उसके बाद जो है ना फिर उनको बाहर निकाला उनको, ठीक है, मुझे बंदे हमारे पहुंच के लाइट लूट जला दी, लाइट हथियार में लाइट होती है। तो फिर वो कहने लगे, बाहर आने के बाद में फिर वो हीट उधर ही गेट पर ही खड़ी रही। तो कमांडर फिर वो कहते रहते हैं, हंसी करने, बोला यार तुम तो यहाँ खड़े ही रह गए। बोले जी हम क्या खड़े रहे थे, चीता कूद गया यहीं से वहाँ। तो ठीक है, ये जो अपने 2 आतंकवादी जो मारे हैं, वो वही चाकू वाले हथियार मारा आपने? हाँ, गोलियों से, चाकू से। उसका तो क्यों एकदम दम नहीं, आपने गोलियां मार दी, 20 गोली मार दो आदमी को, अगर सही से गोली निकली तो एक गोली में भी डेथ कर जाए, बट डेथ एकदम से नहीं है, जान नहीं जाती। आपने देखा होगा कई लड़ाइयों में गर्दन कट जाती है, खड़े खड़े आदमी चलता रहता है, लड़ता रहता है। तो उस पोजीशन को भी आपने हैंडल करना ना, क्योंकि कुछ टाइम के लिए तो आदमी के अंदर हो रहा है, तो उसी में वो अपना ग्रेनेड निकाले, पिन अगर निकाल दे, क्या होता, पिन तो निकालनी ग्रेनेड की, जब आदमी दिखता मैं तो मर गया हूँ, तो पिन निकाले तो वो साथ में, ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो वो एज ए ट्रेंड सोल्जर, मतलब एक बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग और कोर्स करने का वो ज्ञान था, कोई बचना है, बिल्कुल सेफ मारना, छोड़ना नहीं है, गुंजाइश नहीं छोड़नी। सुरेंद्र जी, आपने 2 आतंकवादियों को मारा है, और 2 आतंकवादी आपने उनको मारा जो आपके सेकंडों में आपकी जान जोखिम में भी थी, और शहीद होने के लिए आप वहाँ पर गए थे। लेकिन जब लगा कि 3 दिन तक जो है ये लड़ाई जारी है, 10 आतंकवादी है, पूरा देश देख रहा है, और पूरी फोर्स जो है लगी है, NSG लगी हुई है, आपके पुलिस लगी हुई है, दिमाग में तो लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है। अब जो 26/11, क्योंकि हम 14वीं बरसी मना रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, क्या लगता है सर, 26/11 को जो दिल दहलाने वाली बात है, जो कहानी आप बता रहे हैं, क्या आंखों में मंजर, दिल में क्या संदेश देना चाहते थे उन आतंकवादियों को जो भारत की तरफ को आज भी नजर लगाए हुए हैं? आप अभी आज हम बात कर रहे हैं, मैं तो जी मीडिया का हृदय की गहराई से बार बार धन्यवाद करता हूँ। अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे, वो मंजर मेरी आंखों के सामने, ऐसे ही किस तरह से लोग बिलबलार, किस तरह से खून, किस तरह से, जैसे ऐसे लग रहा है जैसे मेरे सामने वही मंजर है। और मुझे भी ये था कि हो सकता है देश के लिए आज मौका है और मैं बचूं ना बचूं,
उससे पहले भी मुझे 3 दिन पहले बेटा पैदा हुआ था, मैं अपने घर वाले बच्चों से भी नहीं मिला था, क्योंकि कभी कभी ये मौका होता है देश के लिए। और मैं देश के दुश्मनों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान जो है ये बहादुरों की धरती है, वीरों की धरती है। यहाँ जब जब देश के ऊपर आपदा आती है तो माताएं बहनें जो है ना अपने गहने तक बेच देती हैं, और युवा साथी जो है ना अपना सर कलम करवाने के लिए लाइनों में रेलों में चढ़ के, जब देखा हो किसी शहीद के वहाँ जब गाड़ी जाती है तो गांव का गांव गाड़ी में खड़ा हो जाता चढ़ के, हमको भी ले चलो कारगिल, हमको भी ले चलो 26/11। ये हिंदुस्तान है, ये जो है ना ये जो देश के कप्तान हैं, इनको चाहे ताज होटल हो, चाहे कारगिल युद्ध हो, चाहे गलवान हो, इनको निस्ते नाबूद करने के लिए भारत माता के जो ना सैनिक और भारत माता के जो आम आदमी है उसका भी जो देशभक्ति का जो जज्बा है वो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। और मैं आपके टीवी के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ देश के युवाओं को, अब देश सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है। देश के लिए जहाँ भी मौका मिले, चाहे वो न्यूज में हो, चाहे वो किसी ऑफिस में हो, चाहे खेती बाड़ी में हो, चाहे खेल कूद में हो, उसने अपने देश का नाम हमेशा रोशन करना चाहिए। और देश के लिए जो ना लड़ने मरने का जज्बा हमेशा रखना चाहिए। आज भी अगर हिंदुस्तान को मेरे जैसे युवाओं की ज़रूरत पड़े, अगर देश के ऊपर कोई बात होती है तो सुरिंदर सिंह सबसे आगे चलने के लिए आज भी तैयार है, क्योंकि इस भारत माता का नमक खाया है, इस भारत माता की मिट्टी में पैदा हुआ अन्न खाया है, और इस भारत माता का कर्ज जो है हम जो ना मर के भी नहीं चुका सकते। तो देश के लिए एक बार क्या 100 बार शहीद हो सकते हैं। और दूसरा, मैं आज 14 साल हो गए, मैं आपके टीवी के माध्यम से ये और एक मैसेज एक सरकार को भी एक निवेदन करना चाहता हूँ। उस हमले के अंदर ताज होटल के अंदर 7 बंदे जो ना जिनको चोट लगी थी, जो एनएसजी के कमांडो थे जो आतंकवादियों से लड़े, 2 बंदे नरीमन हाउस में जिनको चोट लगी थी जो आतंकवादियों से लड़े, आज भी उन लोगों को, उनके अंदर मैं भी एक शामिल हूँ, आज भी सरकार ने हमको राष्ट्रपति से सम्मान नहीं दिलाया। उस सम्मान के लिए आज से 14 साल से हम लगातार लड़ते आ रहे हैं। तब कांग्रेस की सरकार थी, अब भाजपा की सरकार है। मैं देश के गृह मंत्री प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूँ कि उन सैनिकों को भी सम्मान दिया जाए, क्योंकि वहाँ अनेकों लोगों को सम्मान दिया। हम क्वेश्चन नहीं उठाना चाह रहे, जिनको जो लायक थे जो नालायक थे सबको दिया सम्मान, पर जो लड़े, जब सब ने वहाँ ऑपरेशन छोड़ दिया था, लड़ने के लिए मना कर दिया था, जब एनएसजी के कमांडो जाके वहाँ पे अपना सीना जो ना दुश्मन की गोलियों के सामने कर दिया था और दुश्मनों को निस्ते नाबूद करा और पूरे ऑपरेशन को वहीं पर ख़त्म किया, पर उनको आज तक हम लोगों को सम्मान नहीं मिला। हम लोगों को भी सम्मानित किया जाए।